मेरा 9वां महीना लग चुका था और मेरी डिलीवरी के दिन बहुत ही करीब थे। एक दिन अचानक मेरा पति घर आया और मुझे मारना शुरू कर दिया। जब मैंने उससे मारने की वजह पूछी तो उसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो मेरा नहीं बल्कि किसी और का है। उसने मुझे मार मार कर घर से निकाल दिया। मैं दर्द से तड़प रही थी। तभी एक औरत मुझे अपने घर ले गई और बोली, तेरी डिलीवरी मैं अपने घर पर कराऊंगी, मगर उसके लिए मेरी एक शर्त है, उसे तुझे पूरा करना होगा। मैं दर्द से तड़प रही थी। मैंने कहा, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। वो औरत मुझे अपने घर ले गई और वहाँ मैंने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे को जन्म देने के बाद जब उस औरत ने मुझे शर्त बताई तो मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा। मैं ये सब कुछ हरगिज नहीं कर सकती थी, मगर वो मुझसे ज़बरदस्ती। आज सुबह से ही मेरे पेट में बहुत दर्द था। मैं दर्द से तड़प रही थी। मेरे अंदर इतनी भी ताकत नहीं थी कि मैं उठकर पानी भी पी लेती। तभी मेरी सास कहने लगी, नेहा, तुम ऐसा करो, आज पूरे घर का फर्श धो लो। देखो ना कितना गंदा हो रहा है। अपनी सास की इस कठोर दिली पर मेरा दिल भर आया। जब से मेरी सास ने अनुमान लगाया था कि मैं बेटी को जन्म दूंगी, तब से वो मुझे हर तरह की तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करती थी। मैं बोली, मम्मी जी, मेरी तबीयत तो ठीक नहीं है, थोड़ी देर के लिए कुछ हालत अच्छी होगी तो घर का फर्श धो दूंगी। मेरी बात सुनते ही मेरी सास एकदम गुस्से में आ गई। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और ये देखकर मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया था, क्योंकि दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि मेरा पति विवेक था। शायद मेरी सास ने ही उसे फ़ोन करके बुला लिया था। मैं बहुत घबरा गई थी। मेरी सास अपने बेटे को देखकर फूट फूट कर रोने लगी थी और बोली, विवेक, मैं जा रही हूँ ये घर छोड़कर। तेरी पत्नी अब बच्चा जनने लगी है तो क्या मेरी मालकिन बन गई? जरा जरा सी बात पर मुझको खाने को दौड़ती है। आज मुझे समय से पहले भूख लग गई तो खाना लेने किचन में आई थी तो तेरी पत्नी ने मुझे खाना नहीं लेने दिया। कहने लगी, बुढ़िया को हर वक्त तो भूख लगी रहती है। इतना ही नहीं, उसने मुझे धक्का मारकर किचन से निकाल दिया। मैं घुटनों के बल आकर गिरी। देखो, मेरे घुटने से मांस भी उतर गया है। तेरी पत्नी तो बहुत ही चालाक है। पता नहीं उसके पेट में तेरा ही बच्चा है या फिर किसी और का। मेरी सास कितना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही थी। मैंने मदद के इरादे से अपने पति की तरफ देखा, मगर उसके चेहरे पर इस वक्त इतना गुस्सा था, ऐसा लग रहा था कि वो मुझे अभी जलाकर भस्म कर देगा। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैं रोने लगी और मैं बोली कि मम्मी जी झूठ बोल रही हैं। मेरी बात सुनते ही विवेक मेरी तरफ बढ़ा था और उसने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहने लगा, मैं तेरी कोई बकवास नहीं सुनूंगा। क्या कहा तुमने कि मेरी माँ झूठ बोलती है? इतना कहकर उसने मुझे एक लात मारी और कहा, तेरे पेट में पता नहीं किसकी नाजायज औलाद है, इसको मैं अपना नाम हरगिज नहीं दूंगा। और फिर विवेक ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं बाहर गेट पर पड़ी थी। मैं गेट को बजा बजा कर आवाज़ें लगाती रही कि मुझे घर के अंदर कर लो, ये तुम्हारा ही बच्चा है, किसी और का नहीं। मगर उस समय मेरे पति और मेरी सास दोनों ही पत्थर दिल हो चुके थे। मैं बाहर सड़क पर चली आई, लेकिन तभी मेरे पेट में तेज दर्द होने लगा। मैं वहीं सड़क पर बैठ गई और दर्द से तड़प रही थी। मोहल्ले के सभी लोग मेरे आसपास जमा हो चुके थे। मेरा तमाशा बन चुका था, मगर कोई भी मेरी मदद को आगे नहीं बढ़ रहा था। क्या लोग इतने पत्थर दिल भी हो सकते हैं? मैं दर्द से निढाल सी पड़ी हुई थी। मेरी आंखें बंद हो रही थीं। तभी एक काली सी औरत मेरे पास आई थी। वो गुस्से से चिल्ला रही थी, लेकिन मेरी आंखें अब बंद हो चुकी थीं। फिर न जाने कितनी देर बाद मुझे सुई की चुभन महसूस हुई थी। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली थीं। मेरे पास एक नर्स आई थी और साथ ही वो काली सी औरत भी खड़ी थी। नर्स कहने लगी, भगवान ने बच्चे और माँ दोनों की जान बचा ली है। उस औरत ने भगवान को धन्यवाद दिया और नर्स को कुछ पैसे देकर उसे घर से रुखसत कर दिया। वो औरत मेरे बेड के पास कुर्सी खींच कर आई और बैठ गई। बोली, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? उस औरत के पूछने पर मुझे वो सारा दर्द, सारी जिल्लत फिर से याद आने लगी थी और मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसने नामे सिर हिला दिया और बोली, नहीं बेटी, रोना नहीं है, मुझे बताओ क्या हुआ था। मैं बोली, मेरी सास ने मेरे पति को मेरे खिलाफ भड़का दिया था और उसने मुझे मारकर घर से निकाल दिया। वो औरत बोली, क्या वापसी की कोई रहा है? तो मैंने नामे सिर हिला दिया। तब वो औरत बोली, चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे घर में रह सकती हो, मेरे घर के दरवाजे तुम पर खुले हैं। तब मैं बोली, आप कौन हैं? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा और ना ही मैं आपको पहचानती हूँ। क्या आप मुझे पहचानती हैं? वो औरत मुस्कुरा दी और कहने लगी, नहीं, मैं भी तुम्हें नहीं जानती।
बस इतना ही जानती हूँ कि तुम कविता की बहू हो। दरअसल मैं एक हेल्थ वर्कर हूँ। तुम्हारे मोहल्ले में पोलियो की ड्रॉप लाने आया करती थी। आज जब आई तो दिल दहल गया जब तुम्हें बहुत ही बुरी हालत में सड़क पर दर्द से तड़पते देखा। मैं तुम्हें ये सोचकर यहाँ ले आई थी कि तुम मेरे बहुत काम आओगी। मैं जल्दी से उठकर बैठ गई और मैंने कहा, मैं आपके घर के सारे काम कर दिया करूँगी। मैं बहुत ही सलीकेदार हूँ। आपको अपने घर के कामों की तरफ से कोई भी परेशानी नहीं होगी। बस आप मुझे अपने घर में पनाह दे दें। मेरी बात सुनकर वो औरत हंसने लगी और बोली, लड़की क्या नाम है तुम्हारा? मैंने उसे अपना नाम बताया तो वो कहने लगी, देखो नेहा, मेरी बात सुनो। मुझे तुमसे घर के काम नहीं करवाने हैं। मैं बिल्कुल अकेली होती हूँ। मेरे काम ही कितने होंगे। बस मेरी एक शर्त है। अगर तुम मेरी वो शर्त पूरी करो तो मैं तुम्हें अपने घर में रख सकती हूँ। मैं उस औरत की बात सुनकर हैरान हुई थी। मैं बोली, कैसी शर्त? तो वो कहने लगी, तुम एक बार अपने बच्चे से फ्री हो जाओ फिर बताऊंगी। और हाँ, तुम्हें हर हाल में मेरी वो शर्त मानना होगी। मैंने हाँ में सिर हिला दिया था। वो औरत बोली, अब तुम आराम करो, मैं घर के कुछ काम कर लूँ। मैं आंखें बंद करके लेट गई थी। ये औरत मुझसे अपनी कौन सी शर्त पूरी करवाएगी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरे दिमाग में उस समय यही ख्याल आया कि शायद ये औरत मुझसे मेरा बच्चा मांग ले। और ये ख्याल मेरे दिमाग में आते ही मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है कि एक माँ अपने जिगर के टुकड़े को किसी गैर को सौंप दे। ये मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती थी। मगर बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई थी। मैं सोचने बैठी तो सोचों के दरवाजे खुलते चले जा रहे थे। एक सवाल जो बार बार मेरे दिमाग में आ रहा था वो ये था कि नेहा, मुझे ये बता, तेरे पास तो सर ढकने की भी जगह नहीं है, तो फिर तू अपने इस बच्चे को छत कहाँ से देगी और उसकी ज़रूरतें कैसे पूरी करेगी? क्योंकि उसके बाप ने तो उसे अपना बच्चा मानने से ही इनकार कर दिया है। फिर भला वो इस बच्चे की जिम्मेदारी क्यों उठाता? इन सब बातों ने मेरे दिल पर बहुत ज़्यादा बोझ डाल दिया था। मैं सोचने पर मजबूर हो चुकी थी कि अगर ये औरत मुझसे डिलीवरी के बदले मेरा बच्चा ले ले तो ये मेरे लिए और मेरे बच्चे के लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि मैं उसकी देखभाल नहीं कर सकती थी। मैं विवेक के धक्के की वजह से बहुत बुरी तरह नीचे गिरी थी, इसलिए मेरी रीढ़ की हड्डी में बहुत दर्द हो रहा था। मैं अब तक बेड रेस्ट पर ही थी। वो औरत बहुत ही अच्छी थी, मुझे कमरे में ही खाना वगैरह दे जाया करती थी। मुझे यहाँ आए हुए 2 दिन गुजर चुके थे और आज मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी। मैं बार बार बिस्तर से उठ रही थी। दिल बहुत घबरा रहा था। मैंने अपनी हालत के बारे में आंटी को सब कुछ बताया तो वो कहने लगी, लगता है आज तुम्हारी डिलीवरी का समय हो चुका है। उसने सुबह से ही दाई का इंतज़ाम कर दिया था। दोपहर तक मेरी तबीयत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और फिर शाम के आखिरी पहर जब रात का अंधेरा फैलने लगा था तब मैंने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। और जन्म के फ़ौरन बाद ही मैंने अपनी बेटी का नाम किरण रखा था। वो बहुत खूबसूरत थी। वो बिल्कुल अपने बाप पर गई थी। मैं अपनी बेटी के चेहरे की तरफ देख देख कर रो रही थी कि विवेक ने मेरे साथ इतना गलत क्यों किया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। विवेक अपनी माँ की बातों में ना आता तो आज हम एक हंसती मुस्कुराती फैमिली होते। मेरा दिल बहुत रो रहा था। मैं बार बार उस औरत की तरफ सहमी हुई नज़रों से देख रही थी कि अब कहीं वो आंटी ये ना कह दें कि अब उसके घर से चली जाओ। रात से सुबह होने को आई थी मगर गीता आंटी ने मुझसे ऐसी कोई भी बात नहीं कही थी। मुझे नहीं पता था कि वो मेरे सामने क्या शर्त रखेंगी। और ऐसे ही 3 दिन गुजर चुके थे। मैं अपनी बेटी को बार बार ये सोचकर चूमती थी कि शायद मेरी बेटी अब मुझसे जल्दी ही छीन ली जाएगी। जब तीसरी रात आंटी मेरे कमरे में आई थी तो वो कहने लगीं, अब वो कैसा महसूस कर रही हो तुम? मैं रोते हुए बोली, आंटी मैं बहुत अच्छी हूँ। आंटी कहने लगीं, चलने फिरने के काबिल हो चुकी हो। मैंने अपने आंसू पोंछकर हाँ में सिर हिला दिया था। वो कहने लगीं, जब तुम मेरे घर आई थी तो मैंने तुम्हें एक शर्त के बारे में बताया था। और फिर मैंने हाँ में सिर हिला दिया। मैं बोली, हाँ आंटी मुझे याद है। वो कहने लगीं, अब इस शर्त को पूरा करने का समय आ गया है। मैंने अपनी बेटी को कसकर अपने सीने से लगा लिया और फिर उसके बाद अपनी बेटी को आंटी की तरफ बढ़ाकर कहने लगी कि आज से ये आपकी, मैं आपकी हर शर्त मानती हूँ। आंटी कहने लगीं, इधर आओ मेरे पास और मेरी शर्त गौर से सुनो। मुझे तुम्हारी बच्ची नहीं चाहिए। आंटी बोली, तुम हर रात मेरे लिए एक काम करोगी। आंटी मुझे अपनी शर्त बताकर चुप हो चुकी थी जबकि मैं हक्का बक्का सी बैठी थी। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं आ रहा था। तब मैं बोली, आंटी मैं आपकी ये शर्त कैसे पूरी कर सकती हूँ? आंटी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगीं और बोलीं, शर्त तो शर्त होती है ना, जो हर हाल में पूरी करनी पड़ती है।
चलो उठो, मैंने जैसा कहा है वैसा ही करो। उस वक्त तो मुझे पूरी दुनिया से नफरत हो गई थी। मैं लोगों की हकीकत जान गई थी। यहाँ पर हर इंसान अपने मतलब का पुजारी है। जो लोग कहते हैं कि दुनिया में अब भी अच्छे लोग बाकी हैं, वो सब झूठ कहते हैं। यहाँ तो बस अच्छा नाम भगवान का नाम है। बाकी जिसका जितना बस चलता है वो इंसानों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है। जैसे ये औरत मुझे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। मैं रोने लगी थी और मैं बोली, आंटी मैं ये सब नहीं कर सकती। मेरा भगवान ये सब करने से मना करता है। मेरी बात सुनकर आंटी बोली, मैं भी तो मजबूर हूँ ना। इस घर में अकेली रहती हूँ और अब मेरी उम्र भी हो चली है, इसलिए अब मैं मजबूर हूँ। तुम्हारे सिवा मेरा कौन ये काम करेगा। फिर उसने मेरी बेटी को बेड पर लेटा दिया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे दूसरे कमरे में ले गई थी। कमरे में एक आदमी बैठा हुआ था। उसके चेहरे से ही हवस टपक रही थी। मैं थर थर काँप रही थी। वो मेरे आसपास घूमने लगा था। आंटी बोली, ये जो आदमी है इसने काले जादू की विद्या सीखी है और ये उस काले जादू को तुम पर आजमाना चाहता है कि काले जादू में ये पूरी तरह निपुण हो पाया है या नहीं। इसके बदले ये मुझे ढेर सारे पैसे भी देगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये कहकर आंटी मुझे कमरे में बंद करके जा चुकी थीं। उस आदमी के चेहरे से टपकती हवा से देखकर मैं थर थर काँप रही थी। वो अपना काम शुरू कर रहा था। उसने मुझे एक गोल चक्कर में बिठा दिया था। साथ ही साथ वो मुझे बहुत ही गंदी नज़रों से घूर भी रहा था। 2 घंटे के बाद उसका काला जादू पूरा हुआ तो उसने मुझे जाने की अनुमति दे दी। लेकिन जाते समय उसने जिस तरह मेरे गालों को छुआ था, मैं गुस्से और जिल्लत से तड़प उठी थी। मैंने सोच लिया था कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना, वरना यहाँ पर अब मेरी इज्जत सुरक्षित नहीं थी। मैं अपने कमरे में चली आई और बेड पर लेटकर रोने लगी थी। उस वक्त मुझे विवेक की बहुत याद आई थी। काश वो मेरे साथ ये सब कुछ ना करता तो आज मैं इस कदर मजबूर ना होती। विवेक तो मुझसे कहा करता था कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। फिर उसकी मोहब्बत कहाँ गई? क्या उसकी मोहब्बत मर गई थी? मेरी आंखों के सामने वो हसीन दिन घूमने लगे जब विवेक मेरा मंगेतर था। जब हमारी मंगनी हुई थी तब से ही विवेक ने हमारे घर पर आना जाना शुरू कर दिया था। मेरी माँ उसकी खूब खातिरदारी करती थी। हम एक दूसरे से बहुत देर तक बातें किया करते थे। विवेक मुझसे कहता कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, कोई तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकता। मैं भी मुस्कुरा देती और शर्त लगाकर कहती कि हाँ विवेक, करते होगे तुम मुझसे मोहब्बत, मगर इतनी नहीं कर सकते जितनी मैं आपसे करती हूँ। मेरी बात सुनकर विवेक मुस्कुरा देता था। उन्हीं दिनों मेरे माँ से मेरे पापा ने एक बात कही कि विवेक और नेहा का रिश्ता ख़त्म कर दो। मैं नेहा की शादी अपने एक दोस्त के बेटे के साथ करना चाहता हूँ। मेरा दोस्त बहुत अमीर है और उसका एक ही बेटा है। दोनों बाप बेटे अपना एक बड़ा सा शोरूम चलाते हैं। उनके पास पैसा ही पैसा है। लड़का भी बहुत अच्छा है, बस उम्र 40 के करीब होगी। बेचारे की पहली पत्नी उसे धोखा देकर भाग गई थी। तब से वो औरतों पर यकीन नहीं करता, इसीलिए शादी करने से मना कर रहा है। अब उसके बाप ने कहा है कि मैं तुम्हारी शादी अपने दोस्त की बेटी से कर देता हूँ। वो लड़की बहुत ही अच्छी है, तुम्हें धोखा कभी नहीं देगी। इसलिए वो लड़का अब मान गया है। मैं किचन में खड़ी अपने पापा की बातें सुन रही थी। मुझे अपने पापा से ऐसी बात की उम्मीद नहीं थी। मेरी माँ भी हैरान हो गई थी। बोली, क्या बात है सुरेश, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हमारी बच्ची की 5 साल पहले मंगनी हो चुकी है। वो विवेक को बहुत पसंद करती है। क्या रिश्तेदारों में नाक कटवानी है? लोग हजार तरह की बातें बनाएंगे कि सुरेश अपनी बात से फिर गया है, अपने वादे से मुकर गया है। मेरे पापा कहने लगे, तुम भी अजीब औरत हो, अजीब बातें करती हो। मुझे ये बताओ, विवेक भला मेरी बच्ची को क्या दे पाएगा? उसकी माँ पूरे ख़ानदान की एक नंबर की लालची औरत के नाम से मशहूर है। वो मेरी बच्ची का जीना हराम कर देगी। और रही बात नेहा की, तो वो बच्ची है, उसका क्या है? जब इतना पैसा और ऐशो आराम देखेगी तो खुद ही बहल जाएगी। मेरी माँ कहने लगी, सुरेश, तुम्हें 5 साल के बाद ये याद आया कि विवेक की माँ लालची औरत है? मेरे पापा गुस्से में आ गए थे और बोले, बकवास बंद करो कमाकल औरत, पहले अपने पति की बात सुन लो। तुम्हें तो हर बात काटने की पड़ी रहती है। मेरा दोस्त शादी के बदले तुम्हारे निकम्मे और नाकारा बेटे को कुवैत का वीज़ा देकर उसे वहाँ एक अच्छी नौकरी में लगवा देगा। वो महीने का इतना अच्छा कमा लेगा जितना यहाँ इंडिया में रहकर साल भर में भी नहीं कमा पाएगा। पापा की बात सुनकर मेरा दिल टूट गया था। मतलब मेरे पापा मेरा सौदा कर रहे थे। वो आगे फिर बोले, लड़कियों का क्या है, जहाँ उनकी शादी कर दो वहाँ वो राजी हो जाती हैं।
उसी समय मुझे कुछ अजीब सी बू आई। मैंने मुड़कर देखा तो सारी चाय चूल्हे पर जल चुकी थी। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने कमरे में जाकर लेट गई थी। मेरी आंखों से आंसुओं का दरिया बह गया था। क्या सगा बाप भी अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकता है? अपने फ़ायदे के लिए अपनी सगी बेटी को कुर्बान कर सकता है? रात के खाने के समय जब मेरी माँ मुझे बुलाने आई थी तो मैं सोती बन गई थी। सुबह हुई तो पापा और भाई काम पर चले गए थे। 10 बजे के करीब विवेक हमारे घर आया था। वो बहुत गुस्से में लग रहा था। मेरी माँ से कहने लगा, आंटी क्या बात है, आपने मेरा रिश्ता क्यों ठुकरा दिया? मेरी माँ कहने लगी, बेटा मैं कुछ नहीं जानती, अपने अंकल से सवाल जवाब करना। फिर वो मेरे कमरे में आ गया था तो मैंने उसे पूरी कहानी सुना दी। उसका चेहरा जर्द पड़ गया था। कहने लगा, बताओ तुम्हारा क्या फ़ैसला है? मैं बोली, विवेक मैं तुमसे ही शादी करूँगी। तब विवेक बोला, मैं रात 10 बजे आऊँगा और तुम्हें आकर अपने साथ ले जाऊँगा। विवेक की बात सुनकर मैं राज़ी हो गई थी। सारा दिन मैं घर में नॉर्मल ही रही थी ताकि किसी को मुझ पर शक ना हो। मैंने अपना थोड़ा सा सामान पहले ही बांध कर रखा हुआ था। मैं रात के 10 बजे विवेक के साथ घर से भाग आई थी। उस समय मेरी सास ने मेरा स्वागत बहुत ही अच्छे से किया था। अगले दिन एक पंडित जी को बुलवाकर उन्होंने हमारे फेरे भी करवा दिए थे और पूरे मोहल्ले में मिठाई भी बांटी थी। पापा को भी मेरी शादी की खबर पहुंच चुकी थी, मगर अब वो मजबूर हो चुके थे। अब मुझे अपने साथ वो अपने घर नहीं लेकर जा सकते थे। मैंने और विवेक ने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत की। हम बहुत खुश थे एक दूसरे को पाकर। शादी के 3 महीने बाद ही मुझे पता चला कि मैं विवेक के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। घर में खुशी का माहौल था। मेरी सास ने मुझसे कह दिया था कि बहू, आज के बाद तुम पैर भी ज़मीन पर नहीं रखोगी। ये 5 महीने बहुत ही अच्छे से गुजरे थे। एक दिन बच्चे पैदा कराने वाली एक दाई हमारे घर आई थी। वो मुझे ऊपर से नीचे तक देखती हुई बोली कि तुम्हारी बहू एक लड़की ही पैदा करेगी। और उस वक्त मेरी सास के चेहरे की रंगत बदल गई थी। उनका मूड खराब हो चुका था। कहने लगी, मुझे तो पोता चाहिए था। अब वो मुझसे पूरे घर के काम करवाने लगी थीं। सारा सारा दिन मुझसे काम लेती, मगर जब मेरा पति घर आता तो शिकायतों का पिटारा भी खोल कर बैठ जाती थीं। और आखिर में जिसका नतीजा ये हुआ कि मेरे पति विवेक ने मुझे घर से ही निकाल दिया था और मैं एक अनजान औरत के घर पर रह रही थी, जहाँ मैंने एक बच्चे को जन्म दिया था। मैं तो अपने माँ बाप के घर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि मेरे पापा ने उसी वक्त सारे रिश्ते नाते मुझसे ख़त्म कर लिए थे। मैं जान चुकी थी कि ये औरत ठीक नहीं है। उसने मेरी मदद सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए की थी। पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया था। जैसे ही रात के 10 बजे तो आंटी कहने लगीं, चलो मेरे साथ। मैं बोली, आंटी ये सब गलत है। आज वो मुझ पर गुस्सा करने लगी थीं। कहने लगीं, तुम्हारी सास ने सिर्फ वो तुम्हारे साथ ही गलत नहीं किया, उसने मेरे साथ भी गलत किया था। उस औरत की बात सुनकर मैं हैरत से उस औरत की तरफ देखने लगी थी। वो औरत बोली कि आज से 30 साल पहले तुम्हारी सास ने मेरे हक पर डाका डाला था। मेरी शक्ल गौर से देखो, मेरी रंगत देखो कितनी काली है। तुम जानती हो, मैं इस रंग की वजह से बार बार ठुकराई गई थी। मेरे लिए रिश्ते आते थे, मगर वो मुझे ठुकरा कर चले जाते थे। एक दिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि एक लड़के ने मुझे पसंद कर ही लिया और मेरी मंगनी भी हो गई थी। मेरे मंगेतर की बहुत ही अच्छी जॉब थी और इन दिनों तुम्हारी सास मेरी दोस्त थी। उसे जब इस रिश्ते के बारे में पता चला तो उसने मेरे मंगेतर को अपनी अदाओं के जाल में फंसा लिया और मेरी मंगनी तुड़वा दी और मेरे मंगेतर के साथ खुद भाग गई। उसके बाद आज तक मुझे किसी ने पसंद नहीं किया। अपने माता पिता के मरने के बाद मैं दर दर की ठोकरें खाने लगी थी, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारी सास के लिए नफरत पनपती रही। मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हारी सास को बर्बाद करके रहूँगी और तुम्हारी सास से बदला लेने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था, और वो था कि मैं काला जादू सीख लेती। ऐसा करके मैं तुम्हारी सास को बर्बाद कर सकती थी। फिर मैंने काला जादू सीखा था। ये जो आदमी रात आया था वो मेरा गुरु है। मैंने उससे काला जादू ये तुम्हारी सास को सबक सिखाने के लिए ही सीखा था, मगर शर्त ये थी कि इस जादू में मेरी मदद वो इंसान कर सकता था जिसका संबंध तुम्हारी सास के घर से हो, तभी ये काला जादू सक्सेस होता। मेरे लिए ये बहुत मुश्किल था। उस इंतज़ार में मेरी पूरी उम्र बीत गई और आखिरकार तुम उस घर में आ गई थी और मैंने अपने प्लान को कामयाब करने के लिए काले जादू का ही सहारा लिया। मैं ये जादू किया हुआ पानी एक बोतल में डाल ली और तुम्हारे घर के रोड पर खड़ी हो गई, और जब भी तुम अपनी सास के साथ बाहर निकलती तो मैं बोतल का पानी तुम्हारी तरफ को थोड़ा सा उछाल देती थी। धीरे धीरे तुम सास बहू में फूट पड़ने लगी और तुम्हारी सास तुमसे इतनी नफरत करने लगी कि वो तुम्हारे पति को तुम्हारे खिलाफ भड़काने लगी।
यहाँ तक कि उसने तुम्हें घर से भी निकलवा दिया और मैं तुम्हें यहाँ ले आई। अब हम दोनों मिलकर तुम्हारी सास पर काला जादू करेंगे। बस तुम्हें 40 दिन तक इस गोल चक्कर में बैठना पड़ेगा। और हाँ, एक दो बार मेरे गुरु को भी खुश कर देना। वो औरत शैतानी हंसी हंसते हुए बोली। जब तुम्हारी सास को सजा मिलेगी तब वो तुम्हारे पति के साथ तुम्हें लेने जरूर आएगी। मैं थर थर काँप रही थी। मैं कुछ सोचकर बोली, आंटी, मैं ये सब करने में आपका साथ जरूर दूंगी। मेरी बात सुनकर वो बहुत खुश लग रही थी। मैं जल्दी से दूसरे कमरे में आ गई। मैं जानती थी कि वो औरत सुबह तक अपने कमरे से निकलने वाली नहीं, इसलिए मैंने जल्दी से अपनी बेटी को उठाया और उसके घर से भाग गई। अब मेरे कदम खुद ब खुद मेरे घर की तरफ बढ़ रहे थे। मैं तेजी से कदम उठाती हुई विवेक के घर के पास पहुंच चुकी थी। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाज़ा विवेक ने ही खोला था। मैं बोली, मैं आपकी बेटी को यहाँ आपके पास हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। ये आपकी ही बेटी है। विश्वास न हो तो आप डीएनए भी करा सकते हैं। मेरी किस्मत में पता नहीं कहाँ कहाँ की ठोकरें लिखी हैं। मैं इस बच्ची को अपने साथ लेकर नहीं जा सकती। किरण को विवेक के हाथों में देकर मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। विवेक ने मेरे पैरों में बैठकर मुझसे माफ़ी मांगी। वो रोने लगा था। बोला, नेहा, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें अच्छे तरीके से जानता था, लेकिन पता नहीं उस समय मुझे क्या हो गया था। मैं तो तुमसे बहुत मोहब्बत करता था। तुम जानती हो, जब से तुम्हें घर से निकाला है मैं सुकून से सो नहीं पाया। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा था, तुम ये सोच भी नहीं सकती। विवेक के एक एक शब्द पर मुझे विश्वास आ गया था, क्योंकि मैं ये जानती थी कि ये सब कुछ काले जादू का असर था। मैंने विवेक को माफ़ कर दिया था और फिर मैंने उसे अपनी सारी दास्तान कह सुनाई थी। ये सब सुनकर मेरी सास की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, मुझे उस औरत के पास लेकर चलो। मैं अपनी सास को उस औरत के पास लेकर गई। मेरी सास को देखते ही उस औरत का दिल तड़प उठा था। गुस्से से बोली, अब क्या करने आई हो मेरे घर पर? मेरा सब कुछ तो तुमने बर्बाद कर दिया है। मेरी सास बोली, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन जब मैं तुम्हारे मंगेतर को लेकर भागी थी तो वो मेरे नसीब में नहीं था। शादी के 2 साल बाद ही वो मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चला गया था। लेकिन तुमने मेरी बहू के साथ जो किया वो भी माफ़ी के लायक नहीं है। तुमने तो मेरी बहू की इज्जत को ही दांव पर लगा दिया था। मेरी सास की बात सुनकर गीता आंटी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी। मैंने गीता आंटी को माफ़ कर दिया था। कुछ भी कहो, उनकी वजह से आज मेरी बेटी किरण मेरे पास थी। पता नहीं मेरी बेटी इस दुनिया में आ भी पाती या नहीं। विवेक मुझे लेकर घर आ गए थे। मेरी सास ने भी मुझसे माफ़ी मांगी थी। मैंने अपनी सास को भी माफ़ कर दिया। अब हमारा परिवार खुशी खुशी साथ में रहने लगा था। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी में।